हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 4 में। क्या पढ़ने वाले मेरे भाई कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और स्टार्ट करने से पहले हमारा आज का क्या विचार है दोस्तों, जान लेते हैं। क्या है आज का विचार हमारा? हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो मेरे दोस्तों, आज रण का आगाज रण का हो चुका है। आप लोग भी रण का आगाज कर दीजिए। इतिहास अगर बनाना है तो आप लोग संघर्ष में लग जाइए। आप लोग को अगर यूपी का टॉपर बनना है तो आप लोग अपनी संघर्ष में लग जाइए। और संघर्ष आपको पूरे मार्च तक लगा रहना है, जब तक हमारा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण। अच्छा, ये हमारा है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव। हाँ चलिए, क्या है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव? आओ चलिए हम दोस्तों समझते हैं। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव क्या है? जब कोई दो आवेश परिमाण में समान, मतलब एक कोई प्लस क्यू चार्ज है और एक कोई माइनस क्यू चार्ज है, दो ठो चार्ज हैं। इनके बीच की दूरी कितना बा दोस्तों? 2l बा। कितना बा? 2l बा। बहुत प्यार के साथ मेरे दोस्तों समझिए। एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो कह रहा है जब कोई दो आवेश जो परिमाण में समान हो, परिमाण मतलब दोनों में चार्ज क्या है? क्यों। दोनों की चार्ज क्या है? क्यों है। लेकिन एक पे प्लस है एक पे माइनस है। कह रहा है परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, जिसका दिशा सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होता है। दिशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होता है। ठीक है, दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। क्या है हमारा हेडिंग? अगली हेडिंग हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने देखा, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, उसके बाद आवेश का परिमाण Q, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी 2l, उनके गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पीडीएफ है, देखो माइनस क्यू एक आवेश है, एक आवेश हमारा कितना है? प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2l। मात्रक दोस्तों Q मतलब कुलाम, 2l मतलब मीटर, बीमा हमारा LTA हो जाएगा, राशि सदिश, दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। ठीक है, नोट, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। आपसे इतना नोट करके रखें। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है आगे? चलिए, हमारा है भैया द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण अक्ष पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा रहा है भाई? चलो भाई आ जाओ। चलो, हमने क्या बोला? द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें किसी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दो ठो ज्ञात करना है, एक अक्षीय स्थिति में एक निरक्षीय स्थिति में। तो प्यार से समझेंगे मेरे भाई। चलो हम मान लेते हैं कोई आवेश हमारा माइनस क्यू है, और एक कोई दूसरा आवेश है हमारा कितना? प्लस क्यू। और इसके बीच की दूरी कितनी है प्यारे भाई? 2l। कितनी है?
के बीच की दूरी 2l है। आओ, और इससे स्मॉल r दूरी पर और इनके बीच का जो केंद्र है वो कितना है, O पॉइंट। ठीक है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी 2l है, तो डिवाइड करेंगे, ये दूरी कितना आएगा मेरे प्यारे भाई l, और ए भी दूरी कितना आएगा मेरे प्यारे भाई l। बात समझ में आई, ये भी दूरी हमारा l हो जाएगा और ये भी हमारी दूरी l हो जाएगी। ठीक है, 2l है टोटल l। आप लोग को चित्र बना लोगे, चित्र बनाने के बाद माना फलाना क्या लिखना है, बहुत प्यार से समझना। माना दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू कोई वैद्युत विद्युत निकाय से मिलकर बने हैं, जिनके बीच की दूरी कितना है, 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। माना दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति। आओ प्यारे भाई, तो बहुत प्यार से समझना मेरे दोस्त। सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई हम P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे r स्क्वायर से हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रखा है, P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में r स्क्वायर से। तो यहाँ पर अगर हम माइनस क्यू, दिशा समझो भैया, इसका वैद्युत क्षेत्र E1 है और इसका वैद्युत क्षेत्र E2 है। बहुत प्यार के साथ मेरे दोस्तों, इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर। तो E1 बराबर क्या होगा प्यारे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश क्यू है, क्यू रखेंगे, दूरी क्यू से लेकर के P के बीच की दूरी कितनी होगी, ध्यान समझना। यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है प्यारे भाई, l है, और यहां से यहां तक की दूरी r है। तो टोटल दूरी हो जाएगा r प्लस l, r प्लस l। और इसका यार दोस्तों समीकरण नंबर इसको दे, कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते, अगले स्लाइड में चलेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण भैया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे यार एक प्लस क्यू आवेश, तो भाई प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यहां पर हो जाएगा E2, E2 बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में, दूरी कितनी है भाई, ध्यान समझना। दूरी हमारा देखो, यहां से यहां तक की दूरी l है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है r, यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक l, और यहां से यहां तक r। अगर हम इतने में से इतना घटा दें मिल जाएगा, तो r माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, l, r माइनस कितना हो जाएगा l। क्या लिखेंगे, r माइनस l का होल, समीकरण नंबर लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तीव्रता तो E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। रख दे भैया, E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में r माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस
इवन कितना हो 1/4πε0 क्यू बटे में r प्लस एल का होल। कहाँ से मिला भैया? ये मिला हमारे भैया समीकरण 1 व 2 से। कहाँ से मिला मेरे भाई? समीकरण 1 व 2 से। मेरे भाई प्यार से देखना है, ये समीकरण 1 व 2 से हम E1 व E2 का मान उठा के रख दिया। तो प्यार के साथ दोस्तों 1/4πε0 और क्यों कॉमन है, इसको लिख लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू। यहाँ बचेगा 1/r माइनस का एल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई बराबर क्या बचेगा भाई? 1/। अब आराम से समझना दोस्त, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या बचेगा? r माइनस एल का होल स्क्वायर और बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो या तिर्यक गुणा करा दो, इसका गुणा यहां कराएंगे तो r प्लस एल आएगा और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, माइनस से माइनस इसका यहां करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का नीचे। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें। यहां तक बात क्लियर है भाई? चलो यहां समझ लेते हैं हम इसी में थोड़ा। अब भाई थोड़ा ध्यान से समझियो, ये वाला क्या है थोड़ा ध्यान समझना, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो क्या यहां पर मेरे प्यारे भाई, क्या यहां पर ये फार्मूला लग रहा है ए की जगह पे आर प्लस एल है और बी की जगह पे आर माइनस एल है, तो क्या यहां फार्मूला लगा दें? बोलोगे जी सर लगा दीजिए। तो ई बराबर 1/4πε0 और क्यों कॉमन ही रहेगा अंदर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए आर प्लस का एल। देखा भैया ए का मान कितना है? आर प्लस एल। बी का मान कितना है? आर माइनस एल। और यहाँ प्लस बा, यहाँ प्लस में लिखब आर माइनस का एल ब्रैकेट बंद। अगला ब्रैकेट में आओ भैया, ए माइनस बी, ए की जगह आर प्लस एल लिख। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है तो चलते हैं भाई लेकर के। तो यहां पर हमें द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने बोला पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर डायग्राम यहाँ बना, एक कोई माइनस क्यू आवेश है, किसका आवेश भैया? माइनस क्यू चार्ज है। चलिए एक मिनट, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, और इससे कुछ दूरी पर स्थित ये दूरी आर है। ये आर है एल है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो आ जाएगा √r² प्लस एल स्क्वायर, और ए भी दूरी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? r² प्लस एल स्क्वायर। कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना हो जाएगा? इसका नाम दे दो ए बी, तो एपी बराबर हो जाएगा √ कितना हो जाएगा भैया? आर लंब प्लस कर्ण, ये मान हो जाएगा हमारा। ठीक है चलिए, तो यहां से बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं भाई। ये हमारा पूरा डायग्राम। क्या लिखोगे? माना दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय से मिलकर के बने हैं जिनके बीच की दूरी 2l है। उसके बाद लिखोगे दोनों आवेशों के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी के निरक्ष स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जहां पे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है दोस्तों, बहुत प्यार के साथ। उसके बाद दोस्तों एक हमारा लंब और आधार दे रहा है तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस से दोस्तों। तो दोनों की लंब और आधार समान है तो दोनों का दोस्तों कर्ण भी समान आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे मेरे प्यारे भाई माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई कौन से फार्मूले से चलेंगे? E बराबर 1/4πε0 क्यों बटे आर स्क्वायर से चले। तो भाई चल तो E1 बराबर हो जाएगा, देखो भैया इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी E1 और प्लस क्यों आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो E2। अच्छा इस ये जो हमारा आधार दिख रहा है निरक्ष का, इसके पैरेलल एक हम रेखा और ड्रॉ कर लेते, ठीक बा। ई कोण हमारा थीटा रही, यह कोण हमारा कितना रही भैया थीटा, और ये पूरा दोनों कोण मिला के कितना हो जाए मेरे प्यार से साथियों 2 थीटा। कितना हो जाएगा 2 थीटा। आगे 1/4πε0 क्यों बटे √r², ठीक। होल स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो E1 बराबर आएगा 1/4πε0 समीकरण नंबर। अब लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहां पर रखेंगे तो दोस्तों E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यों भाई इसकी भी डिस्टेंस कितनी है √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। हमने क्या निकाला, हमने निकाला दोस्तों E2 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे में √r² प्लस L² का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो आएगा E2 बराबर 1/4πε0 और क्यों बटे में r² प्लस L²। समीकरण नंबर 2। दोस्तों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो तो दोनों समान है, दोनों समान है। तो लिखेंगे चूंकि E1 बराबर E2 दोनों आपस में बराबर हैं और इन दोनों का मान है क्यों बटे में r² प्लस L²। तो हम इन दोनों के बराबर x मान लेते हैं। लेट यूज मेरे प्यारे भाई दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों के बराबर में क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। लेट यूज। अब दोस्तों चलेंगे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे दोस्तों, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो दोस्तों परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा। अब दिशाएं देखेंगे दोस्तों कि E2 माइनस E1 होगा, E1 प्लस E2 होगा, क्या होगा हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इन दोनों E1 और E2 बीच में कोण बन रहा है। मैंने बोला था अगर E1 इधर है और E2 इधर है, अगर इन दोनों के बीच में कोई कोण बनता है तो इसके लिए जो परिणामी होती है दोस्तों, इसके लिए जो परिणामी होती है दोस्तों वो परिणामी होता है E1 प्लस E2 प्लस 2E1 E2 cos थीटा और दोस्त होता है अंडर रूट में। तो दोस्त मान उठा के रख दें, E1 का मान भी x है दोस्तों, E2 का मान भी x है, स्क्वायर होता है दोस्तों। तो x² दोस्तों प्लस x² प्लस 2 इंटू x cos थीटा। थीटा कितना है दोस्त, थीटा कितना है, थीटा मेरे प्यारे भाई मैंने बोला कि थीटा थीटा मिलके 2 थीटा,
तो थीटा थीटा टू थीटा, तो थीटा थीटा टू थीटा, तो थीटा कितना होगा 2 थीटा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, प्यार से देखना, एक्स एक्स 2x² होगा, प्लस में ई एक्स का जब गुणा करेगा तो ये 2x² ये होई, और cos थीटा जैसे वह हमारे भाई cos थीटा वैसे लिखा। बोलो मेरे भाई दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? दोस्तों एकदम प्यार के साथ समझते चलिए, कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट कर दीजिए। चलो इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे भाई। 2x² cos 2 थीटा, यहां से अगर हम 2x कॉमन ले लें, अगर 2x² कॉमन ले लें तो दोस्तों अंडर रूट, अगर हम 2x² कॉमन ले लें बचेगा 1 + cos 2 थीटा। बहुत सही, क्योंकि दोस्तों cos 2 थीटा का फार्मूला होता है भाई 2 cos² थीटा -1। कितना होता है 2 cos² थीटा -1। तो इसकी जगह रख दे, तो E बराबर अंडर रूट 2x² 1 + 2 cos² थीटा -1। माइनस प्लस बर्बाद, माइनस प्लस बर्बाद, -1 + 1 बर्बाद हो गया। बचा को भैया, बचा को इधर देखो, बचा को E बराबर अंडर रूट, हम ही 2x का गुणा करे भाई, तो 2 दूनी कितना हो 4x² cos² थीटा। प्यार के साथ दोस्तों का मिलो, क्या मिलो, मिलो दोस्तों E बराबर 2 मिलो, x मिलो, cos थीटा मिलो। समझ में आयो? चलो भैया इतना मिल गया तो भैया अच्छी बात है, इतनी मिल गई तो अच्छी बात है। अच्छी बात यह है E बराबर तो अपनी जगह रहने दो, x का मान उठा के यहां से भैया रखो, यहां से इतना मनवा था उठा के रख दो, 1/4πε0 क्यू बटे में r² + l² इंटू cos थीटा। आओ भैया यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है, इधर देखो, यही 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 निकालते हैं, यही इसको मिटा दे तो समझ में आएगा ना, इसको हटा देते हैं तो समझते हैं मेरे भाई। आ जाओ, देखो दोस्तों cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। दोस्त आधार यहाँ पर यल है और कण दोस्त कितना है r² + l। मेरे प्यारे साथियों बताओ मेरे शेरों, आधार कितना है यल है, कण कितना है r² + l अंडर रूट का। तो मेरे दोस्तों cos की जगह रख दे l बटे में अंडर रूट r² + l²। चलो दोस्तों E बराबर दो वैसे रहने दो, इंटू में, अच्छा दो नहीं दोस्तों, दो को तो काम आ गया ना, चलो इंटू में 1/4πε0 दोस्तों 2 गुणे Q इंटू यल ले लो क्या ले लें Q इंटू, और ये 2 का गुणा यल के साथ कराया जाए तो 2l हो जाए, पूरे के बटे में आई जा r² + l² के पावर में 1 लिख दई भैया, इसके पावर में 1 लिख ली, कोनो दिक्कत नहीं। अंडर रूट हटेबा ना तो एकरे पावर में आई 1/2, 1/2 का पावर आ जाई। जब पावर आई तो ध्यान से देखा भैया, P बराबर का हुए 1 बटे में 4πε0 Q इंटू 2l P के बराबर हुए। देख लो भैया, क्योंकि P बराबर होला Q इंटू 2l, तो यहाँ आए P बटे में, भाई ध्यान से देखो, अगर गुणा में आधार समान है तो घाते जुड़ती हैं, ए समान है तो 1 में 1/2 जोड़बा तो 2 1 क्या 2 और 3/2 होए, तो यहाँ आए r² + l² के पावर 3/2। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो हम थोड़ा नेक्स्ट अगले स्लाइड में चलते हैं भैया। E बराबर का मिला, 1/4πε0 क्यों बटे में r² + l² के पावर 3/2। भैया चूंकि l² बहुत 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 छोटा है, l² बहुत ही छोटा है, तो जब बहुत ही छोटा है तो l² को लगभग 0 के बराबर मानेंगे।
एल स्क्वायर को किसके बराबर मानेंगे? ए मेरे भाई, लगभग 0 के बराबर। जब सर जी एल स्क्वायर को 0 के बराबर मान लेंगे तो क्या आएगा? ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यों अपनी जगह विराजमान रहेगा? आर स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाए भैया। तो ई बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे में आर स्क्वायर गुणे 3/2। 2 से 2 उड़ा दो, क्या बचेगा जानते हो? बचे भैया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर क्यों बचा और नीचे बचा आर के क्यूब, नीचे बचा आर क्यूब। यही हमारा निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हमारा मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। बोलो भाई मेरे, कोई दिक्कत? अच्छा कोई दिक्कत नहीं तो आ जाओ एक बार अपने अपने देख लेते हैं। ए वाला तो भाई हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष में क्या निकाला? ये हमारा पूरा डायग्राम है, पूरा बता दिया। यहां से निकालेंगे भैया, ये हमारा पूरा यहाँ तक। तो आशा करता हूँ कि भैया आप सब वो पूरा क्लास समझ बढ़िया आया होगा। अगर कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी है तो आप लोग जा करके कमेंट कर सकते हैं। कौनो भी कोई भी टॉपिक से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, ठीक है भैया। तो आज के लिए एक क्लास इतने यहीं तक रहने वाली है। अब हम इस चैप्टर में 2-3 हेडिंग और है, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लेकर के आएंगे गॉस थ्योरम, मतलब तब पहला चैप्टर कंप्लीट फिर दूसरा चैप्टर। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा हम एमसीक्यू लेकर के आने वाले हैं, धमाकेदार एमसीक्यू, ठीक है। तो यहीं तक है भैया। तो सबको जय हिंद है, सबको बहुत सारा प्यार है। तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहेंगे। और आप लोग भी संघर्ष करिए क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए इस बार, ठीक है भाई। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में।